कुछ बहुत ही रोचक मुद्दे हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं। इधर बीच जो भी हमारे विद्यार्थी हैं पॉलिटी के और अखबार भी पढ़ते हैं, उसमें कुछ मुद्दे आते हैं जिसको आपस में जोड़ के समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही एक मुद्दा ऐसा है जिसे हम गरिमा, जिसे संविधान में डिग्निटी भी कहा गया है, ठीक है। और महिला अधिकार से जुड़े हुए, क्या इन चीजों को हम समझ पाए? और यहां पे अगर मैं ट्रायंगल खींचता हूं, जिसका पहला एंगल है गरिमा डिग्निटी, दूसरा एंगल है विमेन राइट्स, और तीसरा एंगल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो क्या हम ये समझते हैं कि तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले हम डिग्निटी को समझने का प्रयास करेंगे। डिग्निटी जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में दिया गया है, इसके अलावा अन्य 4 राजनीतिक मूल्य भी हैं। सबसे पहले हमारा है न्याय, फिर है समानता, फिर है स्वतंत्रता, फिर भाईचारा, फिर है गरिमा। गरिमा लास्ट में 5वां शब्द मेंशन्ड है, लेकिन इसकी 2-3 विशेष बातें हैं कि वो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। पहला तो ये कि इन 5 में गरिमा एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा डायनामिक है, गतिशील है। इसमें अगर व्याख्या करने की कोशिश की जाए तो ये एक किसी भी तरीके के अन्य राजनीतिक मूल्यों को अपने आप में समाहित कर देता है। दूसरा, अगर हम गरिमा को ध्यान से समझें, और ध्यान से समझने के लिए जब मैं बोलता हूं तो ये कोई दर्शन की किताबें पढ़ने जैसी बात नहीं है। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों, राजनीतिक सिद्धांत के कुछ मेन जो चिंतक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी बातें और एक कॉमन सेंसिकल चीजों को लेके देख सकते हैं। जब हम गरिमा की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, तो गरिमा कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से जुड़ जाता है, क्योंकि गरिमा की चुनौती ज्यादातर उसी वर्ग या उसी व्यक्ति को होती है जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा हुआ। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केसेस को देखा जाए, जो फॉर एग्जांपल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, या जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक घुमक्कड़ जो जनजातियां हैं, या फिर वेश्यावृत्ति और वेश्याओं और उनके अपने बच्चों से जुड़ा हुआ केस कोई है, जैसे गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऐसे बेघर और अनाथ लोग जो पुल के नीचे सड़कों के ऊपर सोते हैं, उनका कोई अगर केस हो, इन सब के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देने से पहले हमेशा ही गरिमा शब्द का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो गरिमा और सामाजिक न्याय, इन दोनों को भारतीय संदर्भों में अलग कर पाना संभव नहीं है। अब अगर हम प्रस्तावना के अलावा गरिमा को कहीं और देखने की कोशिश करें, तो हमको गरिमा मिलती है मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। प्रस्तावना में गरिमा शब्द का उल्लेख है और मूल कर्तव्यों में गरिमा शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा संविधान में कहीं भी डिग्निटी वर्ड का उल्लेख नहीं है। इस बात को शायद आप अब तक नहीं सोच पाए होंगे या आपके ध्यान में नहीं आया होगा। तो मूल कर्तव्यों में लिखा है
कि यह सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो कुछ ऐसा ना करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। तो जो हमने पहला यहां पे रूल देखा कि गरिमा हर व्यक्ति की बराबर होती है, बट जब प्रश्न उठता है कि गरिमा का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, तो अधिकांशतः केसों में कमजोर और पीड़ित वर्ग के लोग ही आते हैं। अब जब गरिमा यहां पे है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कार्य नहीं करना है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखे बिना हम महिला की गरिमा सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से मूल कर्तव्य तो दिए हैं भारतीय नागरिकों के लिए, लेकिन प्रस्तावना में जो गरिमा दिया है कि हम भारत के लोग सभी को ऐसा सुनिश्चित करेंगे, वो कहीं ना कहीं देश, समाज, सरकार और हम सभी को इस बात का एक कर्तव्य बोध कराता है कि महिला अधिकारों को लगातार गरिमामयी और गरिमापूर्ण बनाते चले जाएं। अब यहां पे फिर आता है कि इन दोनों चीजों को अब तीसरे चीज समान नागरिक संहिता से कैसे जोड़े। अब महिला अधिकारों की जब भी बात करेंगे तो उसमें एक बेसिक सवाल हम सबको एक आपसे अपने आप से पूछना है कि क्या एक महिला का अधिकार हिंदू होने के कारण या मुस्लिम होने के कारण या अन्य धर्म के होने के कारण अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। और इसमें आप महिलाओं को विशेष सामाजिक परिस्थितियों में रखकर देखिए, ठीक है। जैसे कि एक हिंदू भाई बहन का पिता की संपत्ति में अधिकार, मुस्लिम भाई बहन का पिता की संपत्ति में अधिकार। हमारा फोकस महिलाएं हैं तो यहां बेटियां और बहनें हैं। उसी तरीके से अगर वाइफ है तो उसका मुस्लिम हस्बैंड की मुस्लिम वाइफ हो या हिंदू हस्बैंड की हिंदू वाइफ हो, तो क्या इस आधार पे उनके अधिकार एक दूसरे से कम या ज्यादा हो सकते हैं? क्या ये अन्याय नहीं कि सिर्फ धर्म के कारण, एक धर्म के या कोई भी धर्म हो सकता है, यहां पे बिल्कुल ये नहीं सोचना है जो कि स्टीरियोटाइपिंग है कि एक विशेष धर्म में ही सारी समस्याएं हैं। मैं बिल्कुल नहीं, यहां पे हमको एक लीगल थिंकिंग लेके चलना है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कैन रिलीजन बी द ग्राउंड ऑफ डिफरेंस फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट सेट ऑफ राइट्स फॉर हिंदू वाइफ्स एंड द मुस्लिम वाइफ्स? कोई भी समझदार आदमी उसका उत्तर यही देगा, नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर फिर इसके खिलाफ ये तर्क दिया जाता है कि भाई धर्म है हमारा या फिर परंपराएं हैं हमारी, तो हम लोग एक बिल्कुल बात बेसिक जानते हैं, मूल अधिकारों में भी लिखा है कि धर्म से जुड़ी हुई धर्मनिरपेक्ष चीजों को रेगुलेट करने का पावर राज्य को होता है। आर्टिकल 25 में ये साफ साफ है। दूसरी चीज, धर्म वाला आर्ग्यूमेंट कि भाई हम इस विशेष धर्म की पत्नी को इतना अधिकार नहीं दे सकते जो शायद दूसरे धर्मों में उपलब्ध हो, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट अगर है तो भी वो बहुत चलेगा नहीं, क्योंकि वो आर्टिकल 14, 19, 21 का उल्लंघन करने लगेगा तो वो भी बहुत चलने वाला नहीं है। तो फिर दो चीजें हमने देखी कि महिलाओं के अधिकारों को धर्म आधारित ऊंचा नीचा में बांट के रखना ये एक बड़ी समस्या है और जितनी जल्दी हो सके हमको इससे दूरी बना लेनी है। अब इसी दौरान आता है समान नागरिक संहिता कि धर्म कोई भी हो, शादी विवाह से जुड़े हुए जो 5 नियम कानून होते हैं, मैरिज विवाह, तलाक डिवोर्स विवाह विच्छेद, मेंटेनेंस भरण पोषण, उत्तराधिकार सक्सेशन और फाइनली एडॉप्शन यानी कि गोद लेना, तो इन सारी चीजों की प्रक्रियाएं निश्चित रूप से लगभग हमेशा
महिलाओं से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर रहता है महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, ऑटोमेटिक धर्म आधारित महिलाओं के अधिकारों में विभेद खत्म करेगा, और फिर ये प्रस्तावना में वर्णित डिग्निटी को इंश्योर करेगा। तो एक नया आपको एक आर्ग्यूमेंट और एक दर्शन विकसित करने के लिए मैंने प्रेरित किया कि इन तीनों को एक साथ जोड़ के जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप पूरे विषय का जो गूढ़ और डीप थिंकिंग है उसको नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं उदाहरण पे। 3 राज्यों में अलग अलग तरीके से समान नागरिक संहिता को क्रमिक रूप से लागू करने के लिए कानून बनाए गए। इसमें सबसे पुराना है 2023 का उत्तराखंड का, जो स्वतंत्र भारत में एक पहला राज्य है। गोवा भी है, बट वो तो पुर्तगालियों के समय से चल रहा था, और गोवा का भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। वहां पे कुछ एक धर्म को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर जो गोवा पुर्तगीज मानते थे दिया गया है। तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है स्वतंत्र भारत में जिसने एक डे नोवो एक बिल्कुल नया कानून लाके समान नागरिक संहिता लागू किया है। उसके बाद आई बारी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य के कानून में बदलाव करके लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से ऊपर बढ़ा के लड़कों के बराबर 21 साल कर दिया। 21 साल कर दिया, ठीक है। और तीसरा, असम सरकार ने एक मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम पास किया, ठीक है। अब उसमें भी कई सारी बातें हैं। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। अब इस बात पे हम चर्चा करेंगे, करना चाहिए कि किसी भी विधान जब बनता है, वो हिमाचल प्रदेश का हो या असम का हो या उत्तराखंड का हो, उन विधान में जो परिवर्तन किए गए हैं, नियम में परिवर्तन किए गए हैं, वो अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कितना सफल होते हैं। उदाहरण के तौर पे असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन का जो नियम बना है, क्या वास्तव में वो मुस्लिम महिलाओं के साथ जुड़े हुए कुछ अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएगा? अगर वो करता है तो निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। ध्यान में रखना है कि ये जो लॉ है वो किसी तरीके से भी अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से मुस्लिम मान्यताओं जो शादी करने के समय हो या तलाक के समय हो उसको टच नहीं किया गया। इस लॉ में शादी से जुड़े, तलाक से जुड़े सेक्युलर डायमेंशन को कंट्रोल किया गया है कि शादी विवाह और तलाक, इन दोनों का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो शब्द है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वो सुन के कभी कभी लगता है कि ये शायद जबरदस्ती हो रहा है या शायद गलत हो रहा है, रजिस्ट्रेशन क्यों, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, सरला मुद्गल केस हुआ 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, और सरला मुद्गल केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑबिटर डिक्टा में बोला, अपने निर्णय के दौरान सरकार को कहा कि जहां तक संभव हो सके पूरे भारत में सभी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर देना चाहिए। तो पहले तो एक बात समझ लिया जाए कि शादियों का रजिस्ट्रेशन होने से, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको अन्य कई सारे बेनिफिट होते हैं। कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो शादी का दस्तावेज दिखाइए, अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, सर्टिफिकेट दे देंगे तो काम चल जाएगा। और यदि आपको विदेश जाना है, बाहर जाना है, तब तो बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कोई जा ही नहीं सकता। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना निश्चित रूप से
इस नए अधिकार को आपको देने को सुनिश्चित करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो धोखाधड़ी रजिस्ट्रेशन न होने से संभव है, जो उम्र को छिपाना, बढ़ाना, घटाना उसके चलते संभव है, इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। तो इस बात को समझना है कि कुछ कानून, जो भी मैंने तीनों कानून का नाम बताया, कि शायद लागू करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि समान नागरिक संहिता को क्रमिक रूप से पूरा करने वाले ये तीनों कानून और महिलाओं के अधिकार और डिग्निटी शब्द जो प्रियम्बल में दिया है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। और अभी जो वर्तमान में सारे नए कानून बनाए गए हैं ये सभी उसी तरफ इशारा करते हैं।